सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही ख़ास मेहमान है। एक ऐसे मेहमान जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक ऐसी कहानी जो कहा जाता है कि जिसकी शुरुआत करना हो सकता है आसान हो, लेकिन आगे बढ़ना उतना ही चुनौतीपूर्ण रहा। भुवन रिभू जी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जिन्हें हम कुछ शब्दों में नहीं पिरोस सकते हैं, क्योंकि वो देश के भविष्य को संवारती है और आपने देश के हज़ारों नहीं लाखों बच्चों की ज़िंदगी को संवारा है। इसलिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद सबीना जी, आज मेरे साथ ये बातचीत कर जी भुवन जी, इसी सवाल से शुरुआत करेंगे कि आपकी कहानी का वो सफ़र कैसा रहा जो लाखों बच्चों की ज़िंदगी आज उस ट्रैक पर ला चुका है जहां आपका ये सपना बन गया। मैं 2004 में लॉ प्रैक्टिस करता था और कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि एक उत्तर प्रदेश में कुछ लड़कियों को जो कि नेपाल से ट्रैफिक करके लाई गई थी, उन्हें छुड़वाना था। तो जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ हमने रेस्क्यू करने की कोशिश की तो टीम के ऊपर हमला हो गया। अच्छा। हमारी पिटाई हुई, हमको जो है सड़क पे छोड़ दिया गया। तब तक मारा जब तक उन्हें लगा कि अब हम किसी काम के नहीं रहे, बल्कि आप ही के कुछ साथी, मीडिया के ही कुछ लोग हमें वहाँ से उठा के अस्पताल ले गए। इसके पश्चात हमें लगा कि अब चीज़ें बदलेंगी और ये बच्चियां छूट जाएंगी। और ये बस शुरुआत भर की ही बात है, तो मतलब मुझे अपने नहीं, मैं तो लॉ प्रैक्टिस करता था तब। हाँ तो जी, कुछ हाँ जी। मेरा इस तरह का काम से लगातार कोई ऐसा सरोकार नहीं था कि मैं रोज ये काम कर रहा हूँ। और तब ये पहली बार मुझे समझ आया कि लड़कियों को बाल मजदूरी से छुड़ाने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हाँ जी। ये बच्चियां किडनैपिंग की शिकार थीं, अबडक्शन की शिकार थीं, ट्रैफिकिंग की शिकार थीं और भारत में ट्रैफिकिंग के खिलाफ कोई कानून भी नहीं था। हमारे ऊपर ये उसके बाद लगातार धमकियां मिलती रहीं। ये हुआ कि मुकदमे कायम कर दिए जाएं और बच्चियां गायब हो गईं। हमने पहला केस फाइल किया उत्तर प्रदेश में, ये कहते हुए कि जो बच्चियां भारत में हैं उनके फंडामेंटल राइट्स हैं और उनको हेबियस कॉर्पस के तहत छुड़ाया जाए। 40 दिन के बाद ये बच्चियां छूटी, 29 की 29 बच्चियां छूटी। इसी केस को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए और भारत में 2010 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में माफ़ कीजिए 18 अप्रैल को ट्रैफिकिंग को डिफाइन किया। मैं इस घटना के बाद, ये कौन से साल की बात है? ये 2004 की बात है। 2004 में, ये जून की घटना है। हाँ। और जून में हमने ये केस फाइल किया था, जुलाई में ये बच्चियां छूटी। इसके पश्चात हमने दिसंबर में ये सोचा कि ये तमाम लड़कियां एक प्रोसेस के ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। हम अगर इनको छुड़ा भी लेते हैं तो हम केवल वहीं पे थोड़ा बहुत कानून का उपयोग कर पा रहे हैं जहाँ पे ये काम करती हैं। वो पूरी डिमांड और सप्लाई की जो चेन है, गांव से बच्ची निकलती है, ट्रेनों में या बसों में आती है, कहीं बेच दी जाती है, फिर कहीं और एक्सप्लॉइट होती है। वो पूरी चेन को जब तक नहीं कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तरीके से देख के उसको ख़त्म करेगा, तब तक ट्रैफिकिंग का खात्मा नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि भारत में ट्रैफिकिंग फंडामेंटल राइट की तरह प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 23 में, लेकिन कोई कानून ही नहीं था ट्रैफिकिंग के खिलाफ जो कि फोर्स लेबर के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए पूरी तरह से ट्रैफिकिंग को एक ऑफेंस बताए। अब समाज में सही और गलत का फैसला कानून से होता है। हाँ जी। तो हमने पहली बार कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि ये फंडामेंटल राइट है, इसे डिफाइन करो और कानून में लाओ। बाद में 2013 में जब ये निर्भया का दिल्ली का विभत्स गैंग रेप केस हुआ और जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, तो जस्टिस वर्मा कमेटी के साथ मिलकर हमने ये प्रस्तावित किया कि ट्रैफिकिंग भारत में सबसे बड़ा रेप इशू है जो कि नजर नहीं आ रहा, छुपा हुआ है। तो उस पूरे प्रोसेस को, जिसके अंत में शोषण है, उसको तभी खत्म किया जा सकता है जब पहले हम इसके खिलाफ कानून बनाए। और ईश्वर की कृपा रही कि भारत में उस वक्त 370 आया और 370A आज 143 है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और ट्रैफिकिंग जो हमने प्रस्तावित की थी, जो हमारी सोच थी, आज भारत में न केवल सबसे सख्त कानूनों में से एक है, बल्कि दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक भारत में है ये। तो एक ऐसी सोच जो मैंने शुरुआत में कही, और मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैंने कहा कि हो सकता है शुरुआत करना आसान रहा हो, लेकिन सच ये है कि शुरुआत करना भी उतना ही मुश्किल और धमकियों भरा रहा। आप उस मंजिल तक पहुँच रहे हैं, पहुँच चुके हैं, ये ज़रूर जानेंगे। लेकिन
सवाल ये भी है, क्या अब भी भारत में बहुत बड़े स्तर पर बच्चों की मानव तस्करी होती है? क्या बाल विवाह होता है? क्या वो खरीद फरोख्त होती है? कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको लगता है कि हर देशवासी के सामने आने चाहिए? ज़रूर। मैं अभी ये ज़रूर कहूँगा कि अभी हाँ हम जी। किसी मंजिल पे नहीं पहुँचे। हमने कानून बनवा दिया। कानून बनवाना शुरुआत है, अभी सफ़र बहुत लंबा है और अभी बच्चों को छुड़ाने की प्रक्रिया भारत में पहली बार एक बड़े स्तर पे होनी शुरू हुई है। पिछले 3 वर्षों में भारत में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के एनजीओ पार्टनर्स ने लगभग 1,45,000 बच्चों को ट्रैफिकिंग से छुड़वाया है। 1,07,000 लीगल एक्शन हुए हैं। ये पूरी दुनिया के इतिहास में, मानवता के इतिहास में ट्रैफिकिंग के खिलाफ, स्लेवरी के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन है। भारत आज एक बच्चों की सुरक्षा में ट्रैफिकिंग के खिलाफ विश्व गुरु की तरह आगे बढ़ रहा है। जी। लेकिन ये अभी बच्चों की सुरक्षा की भी शुरुआत है। यहाँ से पुनर्वास की प्रक्रिया बाकी है, यहाँ से लोगों को सजा दिलाने की प्रक्रिया बाकी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने के लिए उसको इकोनॉमिकली हिट करना ज़रूरी है, वो बाकी है। तो अभी सफ़र लंबा है। पर आपको लगता है कि अगर हम दिन के हिसाब से देखें तो भारत में हर दिन कितने बच्चे गायब होते हैं? क्योंकि आपके लिए ये चुनौतियां भी हैं। अभी आप कह रहे हैं कि इतनी मेहनत, और जहां पर अभी आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं, बहुतों की उम्मीदों पर आप खरा उतरे हैं और आप कह रहे हैं अभी भी वहां तक पहुंचना बाकी है, तो आपको लगता है कि हर दिन के हिसाब से भी यहाँ पर आंकड़ों को समझने की ज़रूरत है? भुवन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। ट्रैफिकिंग के खिलाफ या मिसिंग चिल्ड्रन की रिकवरी के लिए होने वाली लड़ाई जारी रहेगी। एक बड़ा अच्छा किसी का शेर है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो बच्चों की सुरक्षा की लड़ाई का सफ़र अभी चलेगा, क्योंकि बच्चे लगातार गायब होंगे और आपको लगातार रिकवरी करनी पड़ेगी। 2006 में निठारी का केस सब जानते हैं। हाँ जी। तो निठारी के ओरिजिनल कंप्लेनेंट्स में से मैं एक था। तो मैं उस केस को लेके जगह जगह जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि चूंकि ये बच्चे गायब हो रहे थे और ये एक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो ज़रूर ये कहीं ट्रैफिक हो गए होंगे फोर्स लेबर के लिए। बाद में सबके सामने वो कहानी आई। हमने इसके बाद एक मिसिंग चिल्ड्रन के ऊपर भारत की पहली कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च की शुरुआत की और ये पाया कि 2003 में भारत में 45,000 बच्चे गायब होते थे और 8,000 मुकदमे दर्ज होते थे। 2010 में 1 लाख बच्चे गायब होते थे और माफ़ कीजिए, 2003 में भारत में 45,000 बच्चे गायब होते थे और 3,000 मुकदमे दर्ज होते थे। 3,000। 2010 में 1 लाख बच्चे गायब होते थे और 8,000 मुकदमे दर्ज होते थे। इसको लेके, पूरी रिसर्च को लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए और 2013 में इसमें फैसला आया, जिसमें यह पहली बार कहा गया कि हर मिसिंग बच्चे की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होगी और जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चे को पुनर्वास करना है, ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ये कार्रवाई करके करेगी। तो नतीजा क्या हुआ? 2010 45,000 3,000 केस, नहीं 2003 45,000 केस, और माफ कीजिए 2003 में 45,000 बच्चे गायब हो रहे थे, 3,000 केस थे। 2008 में 1 लाख, 2010 में 1 लाख बच्चे गायब हो रहे थे और 8,000 केस थे। 2013 आते आते 1,60,000 बच्चे गायब हो रहे थे और 25,000 केस थे जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। 2015 आते आते बच्चों के गायब होने की संख्या घट के 60,000 रह गई और 55,000 केस हो गए। क्यों? क्योंकि बच्चों को ट्रैफिक करने वाले लोग अब जेल में थे, बच्चों को किडनैप करने वाले लोग अब जेल में थे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जब ये आंकड़े बच्चों के अपराध के खिलाफ बढ़ते हैं तो ये समझें कि उनकी रिपोर्टिंग बढ़ रही है और रिपोर्टिंग बढ़ने से अपराध कम होगा। 1 लाख बच्चे भारत में आज गायब नहीं होते क्योंकि भारत में उस अपराध को मानते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती तो है। अभी भी आपको लगता है भुवन जी, क्या अभी भी भारत में जो बच्चों की ये खरीद फरोख्त हो रही है, जो बच्चों की मानव तस्करी हो रही है, वो एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है अब भी? ज़रूर, लेकिन भारत में अगर आज लगभग 90,000 बच्चे गायब हो रहे हैं तो लगभग 80,000 रिकवर भी हो रहे हैं। जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं 10-12 साल पहले के, वहां ये संख्या लगातार बढ़ रही थी, अब ये संख्या घट रही है। और मिसिंग चिल्ड्रन, एक भी बच्चा यदि गायब है तो 1 चाइल्ड मिसिंग इज 1 चाइल्ड टू मेनी। एक भी बच्चा अगर रेप हो रहा है तो 1 चाइल्ड रेप्ड इज 1 चाइल्ड टू मेनी।
तो हमें तो हर बच्चे को सुरक्षित रखना है, तो इसलिए ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन जहां हम आज से 10-12 साल पहले थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। अच्छा। 40 लाख से ज़्यादा बच्चे कहे जाते हैं कि बाल मजदूरी के शिकार हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आज स्कूल से बाहर हैं। लेकिन दूसरी तरफ पहली बार बच्चे छूट भी रहे हैं, पहली बार बच्चे रिकवर भी हो रहे हैं, और पहली बार बच्चों को शिक्षा से जोड़ के पूरे युद्ध स्तर पे देश भर में काम भी हो रहा पर है। भुवन जी, क्योंकि आपने सिर्फ एक मुहिम का ना आप सिर्फ हिस्सा बने ना, आपने उस मुहिम को शुरुआत किया, बल्कि आप उस मुहिम की शुरुआत और हिस्सा बनने के साथ साथ आप उस अभियानों में उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे भी। आपने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा। इतने लंबे सफ़र में आपने क्या पाया? सिर्फ चुनौतियों के अलावा क्या वो धमकियों का अंबार भी है? क्या वो खतरा भी है जो आपको खुद अपनी निजी ज़िंदगी में भी सहना पड़ा? ज़रूर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मेरे तो काम की शुरुआत जो है वो खतरों से और धमकियों से ही हुई। वहीं मुझे ये समझ आया कि मैं जिस काम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ वो मेरी सोच है, वो भारत का कानून नहीं है। तो कानून बनवाना पहले ज़रूरी है। जब कानून बना तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करनी धमकियों से शुरू आप की। डरे नहीं, आप कह रहे हो मजबूत कर दिया, क्योंकि आज हर दूसरा शख्स उसी धमकी से डर जाता है क्योंकि सामने वाला इतना ताकतवर होता है। तो कहाँ से वो ताकत, कहाँ से वो हिम्मत की बच्चों की मानव तस्करी रोकने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहूँगा। ट्रैफिकिंग को या दुर्व्यापार कहें या ट्रैफिकिंग कहें, अच्छा। तस्करी का अर्थ होता है हम बगैर कागजों के किसी बच्चे को एक बॉर्डर से दूसरी जगह ले गए। स्मगलिंग होती है तस्करी। तो ये तस्करी नहीं है, हम विद इन द बॉर्डर बच्चों को ट्रैफिक कर रहे हैं। तो ट्रैफिकिंग का मतलब है एक्सप्लॉयटेशन या शोषण। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे डर नहीं लगा, लेकिन ये भी सच है कि हर धमकी के साथ मेरी जो एक मन में एक रिजॉल्व था वो स्ट्रांग हुआ। एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ नॉट यू देन हु, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन। सो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और भारत में जब फंडामेंटल राइट बना 1950 में और 2013 तक कानून नहीं बना, तो किसी को तो शुरुआत करनी है, किसी को तो लड़ाई करनी है। और जितनी मर्जी आप बात कर लें, कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म नहीं कर सकता। इसके लिए स्केल जरूरी है। हाँ जी। तो हमने ये सोचा कि इसको व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए पूरे देश में लेके जाया जाए। अब जहां पहले आप एक हाथ की उंगलियों पे लोग गिन सकते थे जो रेस्क्यू कर रहे हैं, आज भारत में 5000 से ज्यादा लोग हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं। तो एक जिसे कहते हैं कि ऐसा रक्तबीज राक्षस जो कि जहां गिरता है वहां पे ईवल की शुरुआत होती है, उसके खिलाफ लड़ने वाले लोग भी अब पूरे देश में इकट्ठे हो गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि डर सबको लगता है। हाँ जी। What you do in the face of the fear is what really counts. It makes you who you are. And that is what we, all of us, have to look at. Also, because in the face of rape and sexual abuse, silence is violence. In the face of trafficking, if you are not a part of the solution, then you are a part of the problem. So therefore, we cannot remain quiet. And इसलिए हम सबको साथ मिलके आगे चलना है, लोगों के साथ से, बच्चों की मुस्कुराहट से, माओं की दुआओं से। हम भी आज यही हैं और काम कहीं का कहीं चला गया। इसलिए कहते हैं ना कि रियल लाइफ का, हम कहते हैं कि हीरो बनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन रियल लाइफ का आसान होता है। लेकिन हकीकत ये होती है कि दोनों के अपने किरदार अलग होते हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं, किसी के लिए मिसाल बनते हैं, तो यकीनन एक बड़ा बदलाव यहाँ पर सामने आता है। भुवन जी, ये सवाल ये भी है, जब आप इन तमाम मामलों को देखते थे, जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते थे, उनकी तह तक पहुँचते थे, तो क्या पाते थे? क्या 500 और 1000 रुपए के लिए भी बच्चों की खरीद फरोख्त होती है? और उन बच्चों का एज ग्रुप क्या यहाँ पर सामने आता था? कौन टारगेट में किए जाते थे और क्या उनकी कीमत लगाई जाती थी? भारत में अलग अलग किस्म से ट्रैफिकिंग होती है। बहुत ही नवजात शिशुओं की जब ट्रैफिकिंग होती है तो हो सकता है कई लाख रुपए में बच्चे बेचे जा रहे हों, लेकिन अधिकांश बच्चे 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए का एडवांस देके काम के बहाने से लाए जाते हैं। ये उनको लालच दिया जाता है कि आपका बच्चा जाएगा दिल्ली और दिल्ली जाके बहुत अच्छा काम करेगा, काम में हम उसको एक तरह से स्किल डेवलपमेंट करेंगे और कल अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। तो ये एक जो ट्रैफिकिंग का विभत्स रूप है, जिसमें माता पिता को लगता है वो बच्चे की भलाई के लिए ये कर रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग उन बच्चों को रखे हुए हैं या उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं या घरेलू बाल मजदूरी में जो बच्चों को रखे हैं,
उन्हें लग रहा है कि ये बच्ची तो इसकी हमने भलाई की है क्योंकि ये गरीब बच्ची थी, हमारे यहाँ कम से कम खा तो लेती है। उस बच्ची का रेप होता है, उसे सेक्सुअली अब्यूज करके, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके, उसको जो है धमका के, उसको ब्लैकमेल करके जबरदस्ती रखा जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज के द्वारा। और इन प्लेसमेंट एजेंसीज पे अभी भी कोई अंकुश नहीं है। उन बच्चियों को जो ऑर्केस्ट्रा में डांस के नाम पे जो है जिनका सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, उस पे आज भी कोई अंकुश नहीं है। बच्चों के रिहेबिलिटेशन की अभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको हमको साथ लेके चलना है, तभी ये समस्या का व्यापक दृष्टिकोण से पूरे देश में समाधान हो पाएगा। भुवन जी, कोई ऐसा केस आपके जहन में क्या अब भी जिंदा है जो आप यहाँ पर हमारे इस मंच से सच की इस रफ्तार के साथ, आवाज़ के साथ शेयर करना चाहें और आप कहें कि वाकई इस केस ने या फिर इस मामले ने आपके भी मतलब होश फाख्ता कर दिया या आपको भी वो दर्द दे दिया जो वाकई कई बार हम सोचते हैं ना कि क्या ऐसा हो सकता है, मतलब कोई इस हद तक भी जा सकता है? देखिए, हर बच्चे का जिसका हमने रेस्क्यू किया या जिसका रेस्क्यू हम होते हुए देखते हैं अपने साथियों के द्वारा, वो हर बच्चा अपने आप में एक नंबर नहीं है, वो एक कहानी है, वो एक ज़िंदगी है, उसके माता पिता हैं, उसका एक जीवन है। लेकिन मैं पर्सनली एक 2005 की घटना है, लगभग 20-21 साल हो गए। एक मीडिया के ही एक साथी ने, किसी ने फ़ोन करके हमें बताया कि एक लड़की है जो छत पे रो रही है। हम गए वहाँ, घर बंद मिला। पड़ोसी के घर से कूद के हम उस छत पे गए। वहाँ जाके हमने देखा कि ये जो है बच्ची कहीं नज़र नहीं आई। आवाज़ दी तो एक तख्त के नीचे कुछ कपड़े से हिले, तो हमने आवाज़ दी तो वो एक छोटी सी बच्ची बाहर निकली। और जब वो बाहर निकली तो उसने अपने आप को चीथड़ों से ढका हुआ था, उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, और 2 कदम आगे बढ़ के वो यूं गिर गई। ये दिल्ली की बात है। और क्या उम्र उस बच्ची की? लगभग 11-12 साल। 11-12 साल की। कहीं पूरी पीठ पे कट लगे हुए थे, कहीं खून निकल रहा था, कहीं पस निकल रहा था, कहीं मुंह सूजा हुआ था, और बेहोशी की हालत में हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस लोकल जो वहाँ पे एएसआई आए, उन्होंने कहा कि तुम अंदर कैसे घुसे? वो किसी एक बड़े सरकारी अधिकारी का घर था, तो आप अंदर कैसे घुसे? हमने जो है वो बच्ची को मैंने ढक दिया था अपनी शर्ट उतार के, तो मैंने शर्ट हटाई, उसने देखा, बोला तुरंत अस्पताल चलो। हम अस्पताल गए। अस्पताल में जाके हमने जब उस बच्ची को उसका इलाज कराया और रात को घर ले आए। ये तब की बात है जब भारत में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नहीं थी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नहीं थे, रिहेबिलिटेशन का फ्रेमवर्क नहीं था, और ये तमाम चीज़ें बाद में हमारे केस में बनी। लेकिन इस बच्ची को लेके हम आ गए, इसकी कस्टडी हमने अगले दिन कोर्ट से ली शाम को, और मैंने पूरी रात बैठ के डोमेस्टिक लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए ये रिट बनाई कि घरेलू बाल मजदूरी के ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। शाम को ये मेरे पास एक फ़ोन आया, मैंने उठाया, और अभी मुझे ये लग रहा था कि ये बच्ची बचेगी नहीं एक दिन पहले। तो इसको जो है अस्पताल में छोड़ के, उसके बाद मदर टेरेसा के एक होम में छोड़ के हम आए थे रात को। शाम को फ़ोन आया, मैंने उठाया तो उसने कहा कि खाना खाने आ जाओ। मेरा 4थी मंजिल पे दफ्तर था, तो मैंने कहा शायद कोई बुला रहा होगा 5 बजे। मैंने कहा कि खाना मैं खा चुका, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने फ़ोन रख दिया। दोबारा फ़ोन बजा, खाना खाने आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे थोड़ा नाराज़गी हुई, मैंने कहा मैंने बताया ना मैं खा चुका हूँ, और ये जो है फिर मैंने रख दिया। दोबारा फ़ोन आया और बोला अगर तुम नीचे नहीं आए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मुझे लगा कि ये तो मेरी जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, तो मैंने पूछा कौन बोल रहा है, और दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि अपने आप को बहुत बड़ा वकील समझते हो, मुझे एक दिन में भूल भी गए। वो बच्ची जो एक दिन पहले मुझे लगा था कि बचेगी नहीं, आज वो इतने अधिकार के साथ उसने मुझे ये कहा, मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं नीचे आया, मैंने उसके साथ खाना खाया, उसने जो है ये किया, और 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो छत्तीसगढ़ में एक पुलिस वाले की ही बिटिया थी, जिसने दिल्ली ये सोच के भेज दिया था कि मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ जाएगी, इंग्लिश बोलना सीख जाएगी तो कुछ बन जाएगी, जो मैं नहीं बन पाया वो मेरी बेटी बन जाएगी। ये बच्ची हमारे बीच में थी, इसके ऊपर हो रहा अत्याचार हमारे बीच में था, इसके आसपास के लोग जो देख रहे थे और जो दूसरी तरफ मुंह कर लेते थे जी, वो हमारे बीच में थे। तो ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और ये मुझे लगता है एक ऐसा मामला यहाँ पर है, न जाने ऐसे लाखों बच्चों की ज़िंदगी आपकी और आपकी टीम ने यहाँ पर सवारी है, उन सब की तरफ से एक बार फिर हमसे आपको बहुत शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है
हो सकता है आपने ये सफ़र ये सोचकर शुरू ना किया हो कि मैं एक दिन हर किसी के लिए मिसाल बन जाऊंगा, लेकिन मिसाल कहते हैं ना, खुद को कभी कहा नहीं जाता है। लेकिन आपको लगता है जब हम इन बच्चों की कहानी देखते हैं तो उन माता पिता को कोई आप एक ऐसा मैसेज या संदेश देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी राक्षस की नज़र आपके बच्चे पर है, इन बातों पर मत आइएगा, अपने बच्चों को इन बातों पर मत फंसने दीजिएगा, वरना ज़िंदगी वहीं आ जाएगी जहां हम देखते हैं। मैं सबसे पहले तो मैसेज दूंगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे अब आज की बदलती दुनिया में, जहां एक व्यक्ति पहले एक बच्चे को ट्रैफिक करता था, आज इंस्टाग्राम की मदद से, फेसबुक की मदद से एक व्यक्ति सैकड़ों बच्चियों को एक साथ इंटाइस कर रहा है, ट्रैफिक कर रहा है। शादी के नाम पे, काम के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे इनको झांसा दिया जा रहा है। वो लड़की जो कि अपना घर छोड़ती है, जिसको मिसिंग चाइल्ड आपने कहा पहले, कि वो लड़की जो घर छोड़ती है उसके बारे में कहा जाता है लड़की भाग गई। लड़की भागती नहीं है, बिल्कुल सही उसे कह कोई रहे हैं भगा भुवन के ले जी। जाता है। तो छोटी बच्ची 11, 12, 13 साल की अगर शादी के नाम पे कोई उसको 25 साल का आदमी झांसा दे रहा है तो वो बिल्कुल कोई सही लव कह अफेयर रहे नहीं हैं है, वो एक किडनैपिंग का, एंटाइसमेंट का केस है। दिमाग में सीधा लोग ये सोचे वो सीधा। भाग गई होगी। तो पहला तो मैं मैसेज बच्चों को देना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई सोशल मीडिया पे मिले या इस तरह की बात करे तो आप उसके झांसे में ना आए। ये दूसरी तरफ जो व्यक्ति है वो आपसे प्यार नहीं कर रहा, वो आपका शोषण करने वाला है। दूसरा, सरकार को चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए तो सोशल मीडिया को प्रतिबंधित ही करे। 13 साल 14 साल के बच्चों को इंस्टाग्राम पे जाके किसी बड़े से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कंपनियों की भी जिम्मेदारी बनती है। तीसरा, माता पिता के लिए, अगर वो गांव में हैं या शहर में हैं, कहीं भी हों, ये जरूरी है कि आप अपने गांव में ही बच्चों को शिक्षा से जोड़ के रखें और बच्चियों की शादी न करें। अभी 30 जुलाई इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग है। ट्रैफिकिंग के खिलाफ पूरे दुनिया को एक साथ एक मंच पे आने की जरूरत है। इसी तरह हमारी ये भी डिमांड है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज होना चाहिए, ताकि ये भी एक चीज ऐसी है जो कि पूरी दुनिया को एक मंच पे लेके आए। हर गांव में, हर स्कूल में, हर धर्मगुरु को, हर सरकारी अधिकारी को, हर टीचर की ये सामूहिक जिम्मेदारी है। दूसरा, भारत में ट्रैफिकिंग आज एक ऐसा ऑफेंस है नए बीएनएस में जिसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग है बाय लॉ। गांव के स्तर पे अगर कोई किसी बच्चे को लेके जाता है तो पंचायत की जिम्मेदारी है कि पंचायत सुनिश्चित करे कि इसको रिपोर्ट किया जाए, इसकी रजिस्टर बनाई जाए। और भारत में हम जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के 270 से ज्यादा संगठन 1,48,000 गांवों में ये विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाना चाहते हैं, ताकि वही सुनिश्चित करे गांव-गांव में बच्चों के माँ बाप के पास जाके। भुवन जी, कुछ सवाल मेरे पास है, मैं चाहूंगी कि जल्द आपसे उनका जवाब जरूर लूं। क्या कभी कोई ऐसा मामला आपके सामने आया जहां पर आप तह तक पहुंच गए, आपने इंसाफ तक भी उससे चौखट तक पहुंचा दिया, लेकिन कोई प्रभावशाली शख्स जिसने काम में रोड़ा डालने की कोशिश की हो, ऐसा कोई प्रभाव भी आता रहा? ये तो हर कभी आता है। प्रभावशाली शख्स जो हैं वो गांव के स्तर पे पंचायत होती है, जिले के स्तर पे जो है वो सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, कोई इस तरह के लोग हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रैफिकिंग की तरह का जो भी है वो बगैर किसी न किसी पेट्रनेज के पनप ही नहीं सकता। बीट कांस्टेबल अगर चाहे तो ट्रैफिकिंग खत्म हो सकती है भारत में, क्योंकि बच्चे के गायब होते ही और बच्चा जहां शोषण हो रहा है, ये दोनों की जानकारी बीट कांस्टेबल के पास है। तो ये हर जगह ये होता है। और इंसाफ की लड़ाई का जो अगला स्वरूप है, जिसमें एक तरफ पुनर्वास और दूसरी तरफ कन्विक्शन, डेटरेंस, और डेटरेंस यानी समाज में डर कि अगर मैं ट्रैफिकिंग या शोषण करूंगा, बच्चों से काम कराऊंगा तो जेल जाऊंगा, अगर रेप करूंगा तो मैं सारी जिंदगी के लिए जेल जाऊंगा, बच्चों को बेचूंगा तो सारी जिंदगी के लिए जेल जाऊंगा। ये वाली चीजें तभी होती हैं जब ये प्रभावशाली शख्स जो है बीच में ना। हाँ जी। अच्छा, कोई बच्चा अगर लापता हो जाता है तो उसके माता पिता को, उसके परिवार को 24 घंटे में सबसे पहले क्या करना चाहिए? जल्दी 24 घंटे नहीं, हाँ, बच्चे के गायब होते ही तुरंत 100 नंबर पे फोन करें, चाहे आप ढूंढ भी रहे हो, चाहे आप या 112 पे फोन करें जो इमरजेंसी नंबर है। अगर आप खुद भी ढूंढ रहे हैं तो ये बात की बात है, पुलिस को तुरंत इन्वॉल्व करें। पुलिस की जिम्मेदारी है तुरंत FIR काटे, पुलिस की जिम्मेदारी है तुरंत ढूंढना शुरू करे। हमने ऐसे केस भी देखे हैं, 5 साल की बच्ची को किसी पड़ोसी ने किडनैप किया और जब तक पुलिस ने कार्रवाई की तब तक उसका जो है बहुत भयंकर तरीके से शोषण हो चुका था। और ऐसे भी देखे हैं जहां पे
तुरंत कार्रवाई से 2 घंटे के भीतर कार्रवाई से बच्चे को शोषण से पहले ही बचा लिया गया। हाँ जी। तो पहले चंद मिनट सबसे ज्यादा जरूरी है, 24 घंटे का इंतजार ना करें। इस पूरे सफ़र में भुवन जी कभी कोई ऐसा लम्हा, कभी कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा हो कि आप अकेले पड़ गए हो, या आपको लगा हो ये राह बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, कोई ऐसा पल? शुरुआती दिनों में ऐसा था कि मैं बल्कि सबसे पहले जब मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया तो हालात ऐसे थे कि उन्होंने फ़ोन करके मुझसे पूछा आप ट्रैफिकिंग पे काम करते हैं? हाँ। किसी मीडिया के उसमें। हाँ जी, मैंने कहा हाँ जी ट्रैफिकिंग पे काम करते हैं। बोले अच्छा आप ये बताइए कि चांदनी चौक में जो रिक्शा बंद किए हैं सरकार ने, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाँ। और मैं भी जो है बेवकूफ़ों की तरह ये कहने लगा कि रिक्शा बंद किए हैं तो वो जो है उसका ये असर पड़ेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बाद में समझ आया कि ये तो ट्रैफिक की बात हो रही है, ट्रैफिकिंग की नहीं हो रही। शुरुआती दौर में ऐसी जगह से हम निकले जहाँ पे ये लगता था कि ये पता नहीं कैसे ये चलेगा, लेकिन ये है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अच्छा, तो आने वाले फिर कभी 5 नहीं साल, लगा। आने वाले भारत के 5 साल आप ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर कैसे देख रहे हैं? आने वाले 5 साल में भारत पूरी दुनिया के लिए ये मिसाल बनने वाला है कि हम ट्रैफिकिंग को ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, ये मुमकिन है? ये मुमकिन है। हम आने वाले 2 साल के भीतर भारत के 1/4 सबसे ज़्यादा वनरेबल गाँव में, यानी 1,48,226 गाँव में विलेज लेवल पे चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन कमेटियां लेकिन उतने बना मजबूत कानून है क्या भुवन जी वाकई कि जो दोषी है, जो अपराधी है, उसे सजा मिल सके? मैं तो कहूंगा प्रिवेंशन बिफोर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसिक्यूशन टू क्रिएट अ डेटरेंस फॉर प्रिवेंशन, ये पूरा सर्कल है। तो हम सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करें कि प्रिवेंशन हो, गाँव में बच्चे ट्रैफिक ही ना हो, शोषण के लिए जाए ही ना, तो वहां से हमें शुरू करना है। लेकिन खुदा न खास्ता जब बच्चों की ट्रैफिकिंग हो गई तो पहला स्टेज है कि उनको रेस्क्यू किया जाए, ठीक है। दूसरा है कि उन्हें पुनर्वासित किया जाए। आज हमारी कानून के हिसाब से आप देखते हैं भुवन जी, वो कानून है, कानून है बहुत सख्त, बहुत सख्त। हाँ। कानून इतने सख्त हैं कि 1 से ज्यादा बच्चों की ट्रैफिकिंग करने पे आपको सारी जिंदगी की सजा हो सकती है। तो फिर ये अपराधी के, आरोपी के मन में ये डर क्यों नहीं है? क्योंकि सजा मिलती नहीं है। सजा मिलती नहीं है, सजा बात मिली यही अभी है नहीं ना। है। अभी जो है पहले तो मुकदमे दर्ज ही नहीं होते तो थे। फिर 5 साल में वो भारत कहाँ पहुंचेगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? क्योंकि पिछले- सजा तो अब भी नहीं मिल पाती है, लोग कहते हैं लंबा सफर तय होता है। क्योंकि पिछले 3 वर्षों में पहली बार मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए हैं। जो मैंने 1,07,000 केसों का अभी जिक्र किया, वो FIR अब कटने लगी हैं। ये पहली सीढ़ी है। अगली सीढ़ी है, एक तरफ बच्चे का पुनर्वास किया जाए, दूसरी तरफ सख्त सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ये कहा है 6 महीने में ट्रैफिकिंग की ट्रायल को कंप्लीट करो। अच्छा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टडी कर रहा है कि कैसे हम इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करके चार्जशीट को 3 महीने के अंदर सुनिश्चित कर सकते हैं। BNSS के अंदर इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर का क्या हम दर्जा दिया बहुत गया। देरी कर रहे हैं, मतलब या देरी हो गई है, या क्योंकि हमें आज़ाद हुए बरसों बरसों हो गए, हम पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच गए, और अब भी अब बच्चों की, चाहे वो मानव तस्करी हो, ट्रैफिकिंग हो, इनको लेकर अब भी वहीं पर, ये तो आपकी एक मुहिम है। देखिए ये है कि पहला स्टेप तो चलना ही पड़ेगा। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। पहला स्टेप हमने अभी लिया है। तो आज से पहले क्या हुआ, मैं उसके लिए जिम्मेदारी किसी की नहीं मानता। हमारी सोच ही नहीं थी, और हमारी क्या किसी की नहीं थी। इतनी बड़ी बात हो गई कि स्लेवरी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में खत्म हुई, सजा किसे मिली? किसी को नहीं। बिल्कुल, अगर 2001 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने पैलेर्मो प्रोटोकॉल बनाया ट्रैफिकिंग के खिलाफ, तो अभी 25 साल पुरानी तो बात है। तो भारत में पहली बार जो कार्रवाई हो रही है वो समग्र दृष्टिकोण से हो रही है, वो एक पूरी तरह से है। दूसरा, अब हमने केस रजिस्टर किए हैं, अब ट्रायल की बारी है। एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। अब हमने बच्चे छुड़ाने शुरू किए हैं, अब पुनर्वास की बारी है। आज ये हो सकता है मुमकिन कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे या भारत सरकार ये कहे कि पुनर्वास हम 1 हफ्ते में सुनिश्चित कर देंगे। पुनर्वास हुआ तो बच्चे बयान देंगे, उनको धमकाया नहीं जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसके ऊपर एक साथ काम करने की जरूरत है। मैंने गांव की बात क्यों की? क्योंकि यदि आप आने वाले 5 साल में 1.5 लाख गाँव में ट्रैफिकिंग को रोक देंगे, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट ये है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा जगह ट्रैफिकिंग होगी ही नहीं। इसी तरह से अगर हम कंज्यूमर
और आप और हम जैसे लोग हाँ जी। उन चीजों का बहिष्कार करेंगे या अपने घरों में बच्चे काम करना बंद कर देंगे या देखेंगे किसी की ट्रैफिकिंग या शोषण होते हुए तो रिपोर्ट करेंगे जो आज कानून बिल्कुल है, सही। और एक तो ये खत्म हो दोषी को, और जाएगा। मुझे लगता है इसमें जो सबसे ज्यादा जो आपने कहा वो बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक एक दोषी को एक ऐसी सजा नहीं मिलती है कि वो पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नजीर पेश करे, तब तक वो खौफ, वो डर कि अगर आपने किसी और के बच्चे को हाथ भी लगाया, उससे 1 रुपए, 1 लाख, 1 करोड़ भी कमाया, तो आपको वो सजा भुगतनी ही होगी। न केवल सजा भुगतनी पड़ेगी बल्कि आपकी प्रॉपर्टी हाँ अटैच जी। होगी, आपका घर जो है वो अटैच होगा, बिल्कुल। वो बेचा जाएगा, बच्चे को जो है दिया जाएगा। हाँ जी। तो इकोनॉमिक डेटरेंस जरूरी है, हाँ जी। लीगल डेटरेंस जरूरी है। और जैसा जो है तुलसी रामायण में कहा है कि विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो ये जो भय है कानून का, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सच कहूँ तो मुझे बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं जहाँ लगता है कि हम चर्चा को खत्म ना करें, और एक ऐसा मुद्दा है जो हमसे, आपसे, हर किसी से, हर परिवार से जुड़ा हुआ है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए भुवन जी, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और सबीना के साथ सच की आवाज़ बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबीना जी। ये ट्रैफिकिंग तभी खत्म होगी जब हम सब एक दृष्टिकोण से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जब किसी बच्चे का शोषण होते हुए देखेंगे तो आवाज उठाएंगे। जी। 2 बातें मैं कहूंगा। एक श्लोक है जिसको हम अक्सर सुनते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वो है कि सारी दुनिया हमारा परिवार है। ये बात की बात है। उससे पहले है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम, यानी ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इससे आगे सोचो। ये किसी और का बच्चा नहीं है, कल ये आपका बच्चा भी हो सकता है। आज बच्चे किसी के घर में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हों। ट्रैफिकिंग किसी को भी प्रभावित कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सबीना जी, आज ये बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।